जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों हम लोग फिर से बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज का जो हमारा प्रीवियस ईयर सेट होने वाला है वो 20 फरवरी 2024 की थर्ड शिफ्ट के हम लोग महत्वपूर्ण जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी को शुरुआत करते हैं। यहाँ से आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, साथ ही आपको ये भी पता चलता रहेगा कि कितने क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे इसके पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। राइट आंसर क्या है? इसमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है उनको मैं नए करंट अफेयर से जोड़ता रहूँगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको हम लोग नए तरीके से भी पढ़ लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया, ये आपको बताना है। लेकिन इसके साथ ही आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि जो इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन कप 2024 कहाँ आयोजित हुआ ये भी मैं बता देता हूँ, और 2025 कहाँ पर होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा 2024 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2024 जो है वो आपका मिस्र में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर दोस्तों? मिस्र में आयोजित किया गया। ठीक है, कहाँ पर आयोजित किया गया तो क्या बोलेंगे? मिस्र में आयोजित किया गया। अच्छा, अगर आपसे 2025 का दोस्तों पूछा जाता है तो याद रखें निकोसिया में, साइप्रस। ठीक है, साइप्रस निकोसिया आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कहाँ पर? निकोसिया में आयोजित किया जाएगा। क्लियर है? इतनी बात उम्मीद हम सभी को समझ में आ गई होगी, कहाँ पर? निकोसिया में आयोजित किया जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए 2022 वाला तो ये भी याद रखेंगे मिस्र काहिरा में 2022 वाली भी कहाँ पर हुआ था, तो क्या बोले? मिस्र काहिरा में 2022 वाला भी हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पर हुआ था? 2022 वाला मिस्र काहिरा में हुआ था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है? मेजबान राज्य कितने शहरों ने राष्ट्रीय खेल 2024 की मेज़बानी की? तो आपको पहली बात ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय खेल 2023 की मेज़बानी किसने की। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय खेल 2023 जो थे वो 37वें नंबर के खेल थे। किसमें? 37वें नंबर के खेल थे। ठीक है, जिनकी जो आपकी मतलब 37वें नंबर के जो खेल थे 2023 में, इनकी मेज़बानी किसने की थी? गोवा ने की थी। ठीक है, और कितने शहरों में? गोवा के 5 शहरों में इनका आयोजन किया था। कितने शहरों में? गोवा के 5 शहरों में इनका आयोजन किया गया था राष्ट्रीय खेल का। ठीक है, अच्छा अगर आपकी अगले पूछ लिया यानी कि 38 में कहाँ पर होंगे? 2024 में होने वाले 38 में, तो 2024 में जो 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे वो दोस्तों उत्तराखंड में होंगे। कहाँ पर होंगे? उत्तराखंड में। तो हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे वो आपके उत्तराखंड में खेले जाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, कह रहा मूल्यह्रास से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब मूल्यह्रास क्या होता है? देखिए जीडीपी आपने पढ़ी होगी, जब जीडीपी निकाली जाती है तो उसमें मूल्यह्रास होता है। मूल्यह्रास कुछ नहीं होता, जो अचल संपत्तियां होती हैं उनके उपयोगी जीवन के दौरान घिसावट आ जाती है। कहने का मतलब जैसे आपने नई गाड़ी खरीदी और फिर उसको चला लिया तो उसकी क्या होती है? रेट कम हो जाती है, तो वो क्या हुआ? घिसावट आ जाती है। वही क्या है? मूल्यह्रास होता है। ठीक है, घिसावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसे मूल्यह्रास कहा जाता है। मतलब आपने जो जीवन में उपयोग किया है, अगर कोई भी चीज़ उपयोग की है और उपयोग के बाद उसका मूल्य कम हो गया, वही क्या दोस्तों होता है? मूल्यह्रास। मैंने आपको बहुत अच्छा उदाहरण दिया, जैसे कोई आपने बाइक खरीदी, अब बाइक को क्या लिया आपने? मान लिया बाइक 1,10,000 की खरीदी, 1,10,000 की खरीदी। ठीक है, 1,10,000 की कोई बाइक आपने खरीदी। ठीक है, 1,10,000 की मान लिया 1 ही लाख की कोई बाइक आपने खरीदी, लेकिन कुछ समय चलाने के बाद वो बाइक आपकी 80,000 की बिकी। ठीक है, तो ये जो 20,000 आया है यही आपका क्या है? यही मूल्यह्रास होता है। ठीक है, याद रखें मूल्यह्रास में अगला कह रहा है मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक बिना शामिल नहीं किया जाता है। ये भी आपका बिल्कुल सही है, इसमें अप्रत्याशित या अचानक बिना शामिल नहीं किया जाता। जैसे अचानक बिना मतलब क्या हो सकता है? जैसे आपकी मोटरसाइकिल क्या हुई? टूट गई, एकदम कहीं गिर गई या टूट गई, तो अचानक आपका जो हुआ है मूल्यह्रास हुआ, वो इसमें शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि वो मूल्यह्रास थोड़ी है, वो तो घटना घटित हुई, वो आपका मूल्यह्रास नहीं होता, तो वो इसमें शामिल नहीं किया जाता है। राइट आंसर एक और दोनों हो जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे। ये वाली मेरी बात आप लोग अचानक समझ गए हो। जैसे आप ये कुछ और समझ लिए, जैसे कोई शीशा खरीद के लाए, शीशा आपने कोई खरीद के लाए, शीशा रास्ते में मान लिया टूट गया। ठीक है, तो टूट गया तो ये क्या हुआ? ये हानि जोड़ी गई, ये आपका मूल्यह्रास नहीं है। हाँ, अगर वो शीशा घिस कर बहुत दिनों के बाद आपने किसी बेचा, उसमें कमी है, वो मूल्यह्रास है। लेकिन जो अचानक टूटा है ये आपका मूल्यह्रास नहीं है, यही दूसरी बात आप इसमें कह रहा है। ठीक है, तो दूसरा आपका दोनों सही हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिंडर पेस्ट का संबंध किससे है? ये देखिए, ये मतलब मैं क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में लेकर आता हूँ, बिल्कुल कहाँ से लेकर आता हूँ? बिल्कुल आपके आंसर की से संबंधित क्वेश्चन लेकर आता हूँ, आंसर की से स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब लिंडर पेस्ट आपको नाम से ही लग रहा होगा विदेशी खिलाड़ी है। ठीक है, ये लिंडर पेस्ट की अगर बात करते हैं ये भारतीय खिलाड़ी हो जाएंगे। ठीक है, और ये युगल से संबंधित मतलब लॉन टेनिस के खिलाड़ी हैं, और ये युगल जैसे 2 लोग युगल खिलाड़ी हैं, ये सिंगल खिलाड़ी बहुत कम खेलते हैं, युगल खिलाड़ी हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्हें भारत सरकार ने कई पुरस्कार दिए हैं, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इनको दिया गया। कौन सा? राजीव गांधी
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इनको मिला है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इनको मिला है। खेल रत्न पुरस्कार बताएंगे कब मिला है। खेल रत्न राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है वो इनको 1997 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1997 में दिया गया था, ठीक है। पद्म भूषण भी इनको दिया गया। कौन दोस्तों? ये पद्म भूषण भी इनको दिया गया था, इसलिए आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और पद्म भूषण अगर आपसे पूछा जाता है कब दिया जाता है तो याद रखेंगे 2014 में इनको पद्म भूषण भी दिया गया था। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या होगा? लॉन टेनिस से संबंधित है। क्लियर है? उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, बता देंगे क्या गांधी इरविन समझौते से किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? आप सभी को पता होगा। देखो क्या हुआ, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। कौन सा शुरू होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1931 में गांधी इरविन समझौता शुरू होता है, ठीक है। गांधी इरविन समझौता होता है, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है या रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, जब 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, आपने गोलमेज सम्मेलन पढ़े हुए। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? अगर मैं आपसे पूछूं गोलमेज सम्मेलन कितने हुए तो क्या बोलेंगे? 3 गोलमेज सम्मेलन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें भाई पहला 1930 में और दूसरा 1931 में हुआ था। अब जो 1931 वाला हुआ था, इसमें क्या हुआ, 1931 में जब गांधी इरविन समझौता हो गया तो कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी के द्वारा गए थे। मतलब जब समझौता हो गया तब इसी समझौते के द्वारा ये राजी हुए थे 2 गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि कांग्रेस ने किस में भाग लिया था तो याद रखें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। किसमें? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये भी बात आप सभी को याद रखनी है। क्लियर है? अगर क्लियर है तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये बताइए क्या मैसूर दशहरा भारत के राज्य में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हथियारों का प्रदर्शन होता है। किसका सजाए गए हथियारों का प्रदर्शन होता है? ये बात बताना है कहाँ है। देखो अगर आपका मैसूर अगर कुछ नहीं पता तो मैसूर पता है। मैसूर कहाँ का है? कर्नाटक का। आप ऐसे ही लगा सकते हैं, ठीक है। मैसूर कहाँ का है? कर्नाटक का है, याद रखेंगे। आप ऐसे ही इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैसूर दशहरा अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखेंगे ये एक दशहरे के रूप में कर्नाटक में फेमस है। और इसमें भी इस दशहरे में क्या होती है? बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। मतलब जैसे अपने यूपी बिहार में होती बुराई पर अच्छाई की जीत दशहरा से, तो इसमें भी बुराई पर अच्छाई की जीत को ही ये इसमें मतलब प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो कर्नाटक से संबंधित है मैसूर दशहरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के देश जो थे वो यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव रहे। सोहेला ब्रिस्बेन, ऋषि सुनक, अक्षता मूर्ति या कमला हैरिस, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोहेला ब्रिस्बेन। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत चर्चा का विषय था जिस समय ये 2023 में बनी थी, इसलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। देखिए करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन होता है वो जो आपका ज़्यादा फेमस होता है वही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कह रहा ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि 10-10 अंक बराबर हो जाते हैं तो खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए कितने अंक की बढ़त का प्रयास करना। देखिए अगर आपने वॉलीबॉल देखा होगा तो वॉलीबॉल में देखो क्या होता है, 15 या 25 पॉइंट का मैच होता है, 25 पॉइंट का मैच होता है, ठीक है। 25 पॉइंट जब दोनों को बराबर हो जाते हैं, ठीक है, तो उसमें वेस्ट ऑफ 2 बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वेस्ट ऑफ 2, मतलब 2 बनाने पड़ते हैं। तो जीतने वाले खिलाड़ी को कितना 27 अंक बनाने पड़ते हैं, यानी 2 अंक ज़्यादा बनाने। कितने अंक ज़्यादा बनाने पड़ते हैं? तो याद रखें 2 अंक ज़्यादा बनाने पड़ते हैं। तो इसी यही ओलंपिक टेनिस स्पर्धा में भी होता है। कितने अंक? 2 अंक ज़्यादा बनाने पड़ते हैं। अब बात करते हैं ओलंपिक की। देखिए ओलंपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ओलंपिक पहली बार कब हुए थे। तो क्या बोलेंगे? 1896 में पहली बार ओलंपिक हुए थे। कहाँ पर? एथेंस में, ठीक है। एथेंस में पहली बार ओलंपिक हुए थे। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया एसएससी में कि जो पैरा ओलंपिक है, सॉरी शीतकालीन ओलंपिक कब हुए थे? पहली बार शीतकालीन, ये तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। कब हुए? ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। अगर पूछ ले पहले शीतकाल के ओलंपिक कब हुए थे, शीतकाल के जो ओलंपिक थे पहले शीतकाल ओलंपिक कब हुए थे, तो क्या बोलेंगे? पहले शीतकालीन ओलंपिक अगर पूछा जाता है तो 1924 में हुए थे, 1924 में। और ये कहाँ पर हुए थे? तो याद रखेंगे फ्रांस में हुए थे। कहाँ पर दोस्तों? ये फ्रांस में हुए थे, याद रखेंगे शीतकालीन ओलंपिक। अच्छा अगर पूछ ले पहले पैरा ओलंपिक कहाँ हुए थे, कौन से? पहले पैरा ओलंपिक कहाँ हुए थे, तो क्या मतलब कब हुए थे? तो पैरा ओलंपिक की अगर मैं बात करता हूँ तो याद रखेंगे ये 1960 में हुए थे, 1960 में। और 1960 में कहाँ हुए थे? तो क्या बोलेंगे? इटली, रोम में हुए थे। क्या बोलेंगे? रोम में हुए थे पैरा ओलंपिक। दोनों तीनों बातें आपको याद है। तीसरी बात, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था कि ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि वही क्या करती है? ओलंपिक को कंट्रोल करती है। तो ओलंपिक समिति की अगर स्थापना पूछी जाए तो ओलंपिक समिति की अगर स्थापना में पूछता हूँ तो याद रखेंगे ओलंपिक समिति की स्थापना 1994 में की गई थी। कब की गई थी? 1994 में की गई थी। ये 3-4 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको ओलंपिक से संबंधित याद रखना। क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला देखिए, क्या निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जनजातीय कार्य मंत्रालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि आपको याद नहीं करना है ये क्वेश्चन, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको ये पता होने चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो किसी मंत्रालय वगैरह से अगर कोई कंपनी संबंधित होती है तो वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला
भारत में कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? ठीक है, तो भारत की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो भारत की अगर समुद्री सीमा की बात करते हैं तो समुद्री सीमा के साथ दो देश मिले हुए। कौन कौन से? एक तो आपका श्रीलंका, सबको पता होगा, श्रीलंका हो जाएगा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा। ठीक है, मालदीव हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपको अगर मैं श्रीलंका और भारत के बीच पूछूँ क्या स्थिति, तो मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, आपको मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि देखने को मिलेगी। कौन देखने को मिलेगी? पाक जल संधि देखने को मिलेगी। अच्छा, अगर मैं पूछूं मालदीव और भारत के बीच कितने डिग्री चैनल है, तो क्या बोलेंगे? 8 डिग्री चैनल इनके। मालदीव और मिनकॉय कितना? अपना लक्षद्वीप का स्थान है जिसे मिनकॉय के नाम से जाना जाता है। जो 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनकॉय को मालदीव से अलग करता है। ये भी बात आप सभी को याद रखनी है, मालदीव को मिनकॉय से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। क्लियर है? ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है? गौतम बुद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है? गौतम बुद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। गौतम बुद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही हो जाएगा, बोलेंगे। कह रहा है बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है, का जन्म 2500 वर्ष पहले हुआ था। 2500 वर्ष पहले हुआ था। दूसरा कह रहा है गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे जिन्हें शाक्य गण के नाम से जाना जाता है। ये आपके दोनों बातें सही। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक सभी को पता होना चाहिए। और इनको क्या हुआ? इनका लगभग 2500 वर्ष पहले जन्म हुआ था। इनका पुराना बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ये भी बात आप सभी को याद है। तो पहला सही। दूसरा देखिए, ये छोटे गण से संबंधित जिसे शाक्य गण से संबंधित है, ये भी बात आपकी सही है, यानी कि दोनों सही है। ठीक है। अच्छा, इनसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने पहला उपदेश अपना कहाँ दिया। तो याद रखेंगे पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, याद रखेंगे। अच्छा, और इनकी मृत्यु पूछी जाती है, मृत्यु कहाँ पर होती? तो मृत्यु याद रखेंगे, मृत्यु इनकी कहाँ पर हुई थी? तो क्या बोलेंगे? इनकी मृत्यु लुम्बिनी में हुई थी। कहाँ पर दोस्तों हुई थी? लुम्बिनी में हुई थी, लुम्बिनी में। ठीक है, लुम्बिनी में इनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, इनकी मृत्यु पूछी जाती है कि इनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या बोला जाता है? नहीं, महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं, महापरिनिर्वाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोला जाता है इनकी मृत्यु को, याद रखेंगे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? सॉरी, मृत्यु, माफ़ी चाहेंगे, मृत्यु इनकी कुशीनगर में हुई थी, माफ़ी चाहेंगे। इनका जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। लुम्बिनी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मृत्यु आपको याद रखना है, कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। ठीक है, माफ़ी चाहेंगे, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। इस जो इन्होंने पहला उपदेश दिया, इसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, वर्तन बोला जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है। ठीक है, और जो इन्होंने घर त्यागा था उसे महाविनिष्क्रमण बोला जाता है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? मतलब किसके आयात को, कहने का मतलब है जो हरित क्रांति आई उसने किस पर जोर दिया। अगर हरित क्रांति की हम लोग बात करते हैं तो हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे? अगर विश्व में हम लोग हरित क्रांति के जनक की बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। ठीक है, एक मिनट, नॉर्मल बोरलॉग हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर भारत में हम लोग बात करते हैं, भारत में, तो भारत में कौन हो जाएंगे? स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन हो जाएंगे, MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे, MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। दूसरी बात, भारत में हरित क्रांति कब आई? तो भारत में हरित क्रांति कब आई? तो 1966 में आपको देखने को मिलती है, 66 में। क्वेश्चन ये पूछा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो क्या बोलेंगे? तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। किस थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, याद रखेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, याद रखेंगे। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, याद रखेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि इन्होंने किसकी निर्भरता को कम कर दिया? तो ये अनाज से संबंधित थी। किसकी? अनाज से। और सबसे ज़्यादा कौन सा अनाज आया था? गेहूँ। सबसे ज़्यादा जो अनाज आता है वो कौन सा था? गेहूँ। ठीक है, तो याद रखेंगे MS स्वामीनाथन भारत के हैं, विश्व के नॉर्मन बोरलॉग हैं। 1966 में आई थी, पंचवर्षीय योजना तीसरी थी। और गेहूँ अनाज की इसमें जो खपत थी उसको हम लोगों ने हरित क्रांति के द्वारा समाप्त किया। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। क्या अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को का अतिरिक्त कार्यकाल दिया? मतलब कितने साल का अतिरिक्त कार्यकाल दिया, जिससे वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवारत रहने वाले कैबिनेट सचिव बन गए। तो इनका अभी आपने देखा होगा, इनका एक वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया था, जो बहुत चर्चा में रहा, और इसलिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक, क्यों? क्योंकि इनका जो सबसे लंबा कार्यकाल हो गया था। ठीक है, तो एक वर्ष के लिए इनका कार्यकाल जो था वो बढ़ाया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान में कई तरह की सरकार की शक्तियों को सीमित किया करता है। जो संविधान है वो कई तरह की जो सरकार की शक्तियाँ उनको सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने के लिए सबसे सामान्य तरीका कुछ देश को निर्दिष्ट करना है जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और जिनका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी गई है। अच्छा, क्या आर्थिक कर्तव्य कोई शब्द है? नहीं, मौलिक कर्तव्य शब्द है, जो आपका
गलत है, आर्थिक कर्तव्य नहीं। मौलिक कर्तव्य क्या, अब उसने क्या पूछा, जिनका उल्लंघन करने की अनुमति किसी को नहीं है। भैया मौलिक कर्तव्य का तो उल्लंघन कर सकती है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये आदमी पर लागू ही नहीं होते हैं, ये तो राज्य लागू करवाता है, इनका उल्लंघन कर सकती है। लेकिन ये कैसे बनते हैं, मूल अधिकार का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, मूल अधिकार से बनने वाले सभी क्वेश्चन हम लोग इसी क्वेश्चन में देख लेंगे। मूल अधिकार की हम लोग चर्चा करते हैं। तो भारतीय संविधान में भाग की बात करता हूँ, भाग किसमें है, तो भाग 3 में इनका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद कहाँ से बात करते हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक इनकी चर्चा में देखने को मिलती है। दूसरी बात, कहाँ से लिए गए, तो क्या बोलेंगे, अमेरिका से इनको लिया गया। कहाँ से लिया गया है, तो क्या बोलेंगे, अमेरिका से इनको लिया गया। दूसरी बात और पूछते हैं, अमेरिका से लिया गया। अच्छा, क्या इनमें 12 से 35 तक हैं, ठीक है। अच्छा, अगर क्या इनको छीना जा सकता है, तो आप कहेंगे नहीं। इसमें अनुच्छेद 32 जब आप देखते हैं तो अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है, अनुच्छेद 32 जो है इनको लागू कराता है। इन सभी अनुच्छेदों को लागू कौन कराता है, तो अनुच्छेद 32 कहा जाता है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं। अनुच्छेद 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसका है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, याद रखें, उपचारों का अधिकार है, याद रखें, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो क्या बी आर अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार जो है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। ये बात क्लियर है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। इनको मूल अधिकारों को कोई भी सरकार छीन नहीं सकती, ये अपने आप मनुष्य पर लागू होते हैं, ये बात आप सभी को याद रखनी है। 12 से 35 तक भाग 3 में इनकी चर्चा की गई है और अमेरिका से लिए गए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपसे पूछ ले तो भाग 4 में इनकी चर्चा है। भाग 4 में अनुच्छेद पूछ ले तो 3651 तक है। कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से, आयरलैंड से लिए गए हैं, याद रखेंगे, ठीक है, आयरलैंड से लिए गए हैं, याद रखेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। उस्ताद बिंदा खां का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है, उस्ताद बिंदा खां का संबंध किससे है। उसके अलावा मैं आपसे अगर उस्ताद बिंदा खां के बांसुरी वादक अगर 2 नाम पूछ लूँ तो बहुत सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा पन्नालाल घोष, और उसके अलावा पन्नालाल घोष के अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो हरिप्रसाद चौरसिया, कौन हो जाएगा, हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तबला वादक की बात करता हूँ, तबला वादक जाकिर हुसैन, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कौन हो जाएंगे, तो क्या बोलेंगे, जाकिर हुसैन तबला वादक हो जाएंगे। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, सबको पता होगा, क्या बोलेंगे, बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां। सारंगी वादक कौन हो जाएंगे, बिंदा खां। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां जो है इनको भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया। तो बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न पुरस्कार की बात करते हैं तो याद रखेंगे 2001 में इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। कब, 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया था, याद रखेंगे। भारत रत्न कब दिया गया, तो क्या बोलेंगे, 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया था। कई बार क्वेश्चन सीधा एग्जाम में टपका है, ठीक है। और उस्ताद बिंदा खां का संबंध पूछा जाए तो किससे है, सारंगी से, क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या आपको बताना है। क्वेश्चन कह रहा है बुंदेलखंड क्षेत्र में जीवांत शैली है जिसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यवादन संबंधों के साथ गति पकड़ता है। देखो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें जितने भी जैसे गणगौर जो है ये कहाँ का है, राजस्थान का। ये कहाँ का है, राजस्थान का है, राजस्थान। वैसे अगर बाकी ये तीनों देखोगे ये बुंदेलखंड क्षेत्र, जैसे मटकी है मध्य प्रदेश में फेमस है, मटकी कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। लेकिन मध्य प्रदेश का भी क्षेत्र जो आता है वो बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें जो, क्योंकि उसने क्या पूछा, मर्दंग की छाप से शुरू होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, स्वांग होगा। क्या होगा, स्वांग होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वांग हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वैसे मटकी भी मध्य प्रदेश का और मध्य प्रदेश का भी, जैसे यूपी है गया और मध्य प्रदेश हो गया, इनका हिस्सा बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा। भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पहली पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल की बात करता हूं तो आप सभी को पता होगा 1951 से 1956 तक कार्यकाल इसमें रखा गया था। हैरोल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी और इसमें कृषि व्यवस्था को जोर दिया गया था, ठीक है। कृषि व्यवस्था को इसमें क्या दिया गया था, कृषि व्यवस्था को इसमें जोर दिया गया था, याद रखें, क्लियर है। उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया हो। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करता हूँ तो 56 से 61 तक इसका कार्यकाल था और इसमें क्या है, 61 तक, ठीक है। उद्योग धंधों पर महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और उद्योग धंधों तक इसमें क्या किया था, उद्योग धंधों पर इसमें पकड़ बनाई गई थी, मतलब उद्योग धंधों को आगे ले जाने की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या आपको बताना है। कह रहा ध्वनि प्रदूषण किस इकाई में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण जो है किस इकाई में मापा जाता है, तो आप सभी को पता है ध्वनि जो है वो डेसिबल में मापी जाती है। क्या बोलते हैं, डेसिबल में ध्वनि को मापा जाता है, ठीक है। ओम किसका है, ये बताना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक थी। अगर पिछला सेट आपने देखा हो उसमें भी जनगणना से आया, इससे पहले मैंने जितने भी 2 सेटों करवाए
हर सेट में एक जनगणना से क्वेश्चन आता है। तो सबसे ज़्यादा उसने पुरुष साक्षरता या सबसे ज़्यादा साक्षरता पूछे तो केरल की। अच्छा, जनगणना की अगर मैं बात करता हूँ, जनगणना के बारे में, तो पहली जनगणना भारत में कब हुई थी? तो याद रखेंगे पहली जो जनगणना हुई थी भारत में वो 1872 में हुई थी, 1872 में। और किसके काल में? मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, जो कि क्या थी? ऐसे नॉर्मल जनगणना थी। जो मतलब सबसे स्पष्ट जनगणना कब हुई तो क्या बोलेंगे? 1881 में। जो क्या होती है? 1881 में जो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको? विधिवत, इसको क्या बोल सकते हैं? विधिवत जनगणना। विधिवत जो जनगणना थी, विधिवत जनगणना कब से शुरू हुई तो क्या बोलेंगे? 1881 में शुरू हुई थी। क्लियर है? याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। अगस्त 2023 में भारत के निम्नलिखित में से पूर्व मुख्यमंत्री न्यायाधीश के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश में से किसे सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया? मतलब सिंगापुर में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर क्या होगा? एन वी रमन्ना। अब आपको क्वेश्चन ये बताना है, एन वी रमन्ना भारत के कितने नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश थे और इनसे पहले कौन से? तो याद रखिए एन वी रमन्ना जो थे 48वें नंबर के क्या थे? न्यायाधीश थे। अच्छा, 48वें नंबर से पहले शरद बोबड़े के बारे में पूछे, ये क्या थे? ये 47 नंबर के थे। ठीक है, याद रखें, ये कौन से? 47 नंबर के थे। तो 48 नंबर के एन वी रमन्ना थे, यही आपका आंसर हो जाएगा। इन्हें कोई क्या बनाया? सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल का सदस्य बनाया गया था। याद रखें। क्लियर है? आप सभी को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हमने 20 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद है लाइक से सब्सक्राइब करें। ऐसे ही क्वेश्चन आपको लगातार करवाता रहूँगा जो आपके प्रीवियस ईयर महत्वपूर्ण है। मैथ, रीजनिंग, जीएस हर प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतरीन होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।